भजनपुरा में सड़क पार करते समय हुई टक्कर, चाकू मारकर कर दी हत्या। मामले में आरोपी हुआ गिरफ्तार। भजनपुरा के दर्दनाक मर्डर का सीसीटीवी आया सामने। सुमित पर एक के बाद एक 17 बार किए गए। टोपी पहने हमलावर वारदात के बाद आसानी से फरार। गाजियाबाद में हत्या करने वाला जगतपुरी में हुआ गिरफ्तार। 5 जून को मेरठ में की थी गोली मारकर हत्या। गिरफ्तारी से बचने के लिए बदल रहा था लोकेशन। बजट आने के बाद से सोने चांदी की कीमतों में आई गिरावट। जनता का कहना कि सोना और होना चाहिए था सस्ता। सरकार ने इंपोर्ट ड्यूटी में कर दी है कमी। चाचा नेहरू अस्पताल के बाहर बारिश से हुआ जलभराव। मरीजों और तीमारदारों को झेलनी पड़ी परेशानी। मरीजों को सता रहा बीमारियों का डर। नमस्कार, आप देख रहे हैं सीसीएन लाइव। मैं हूं आपके साथ खुशी श्रीवास्तव। स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम पूर्वी दिल्ली खास में। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं कुछ खास खबरों के साथ। उत्तर पूर्वी दिल्ली के भजनपुरा इलाके में पैदल सड़क पार करने के दौरान एक दूसरे से टकराने को लेकर हुए विवाद में 18 साल के लड़के की चाकू से गोदकर हत्या कर दी गई। पुलिस ने आरोपी युवक को गिरफ्तार कर लिया है। मामले में डीसीपी जॉय एंड तिर्की ने बताया कि गिरफ्तार आरोपी की पहचान 22 वर्षीय दीपक के तौर पर हुई है। वह गाजियाबाद के लोनी इलाके का रहने वाला है। आरोपी पेशेवर अपराधी है। 1 हफ्ते पहले हत्या के प्रयास के मामले में डासना जेल से बाहर आया था। डीसीपी ने बताया कि शनिवार सुबह भजनपुरा थाना क्षेत्र अंतर्गत गुलपुरी फ्लाईओवर के नीचे 18 साल का जिशान घायल अवस्था में मिला। उसके पेट में चाकू मारे गए थे। उसे तुरंत जीटीबी अस्पताल ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई थी। साथ ही डीसीपी ने बताया कि हत्या का मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू की गई। घटनास्थल के आसपास लगे सीसीटीवी फुटेज का खंगाला गया, जिससे आरोपी की पहचान हो गई और उसे गिरफ्तार कर लिया गया। आरोपी दीपक से पूछताछ में बताया कि आरोपी और पीड़ित सड़क पार करते समय एक दूसरे से टकरा गए। इस बात को लेकर उनके बीच कहासुनी हो गई। इसी दौरान मृतक जिशान ने आरोपी दीपक को थप्पड़ मार दिया, जिससे नाराज आरोपी ने पीड़ित पर चाकू से वार कर दिया। डीसीपी ने बताया कि दोनों एक दूसरे को नहीं जानते थे। आरोपी की निशानदेही पर खून से सने कपड़े और वारदात में इस्तेमाल चाकू बरामद हो गया है। आरोपी के खिलाफ पहले से मुकदमा दर्ज है। हत्या के प्रयास के मामले में जेल में बंद आरोपी एक हत्या पहले ही गाजियाबाद के डासना जेल से बाहर आया था। 9:30 बजे का इंसिडेंट है ये। गोकुलपुरी फ्लाईओवर के पास में चलती फिरती सड़क है, काफी वहाँ पे चहल पहल रहती है। एंड वी वर सरप्राइज कि ऐसी जगह पे मर्डर हो गया। जो डिसीज है यंग लड़का है, 18 साल का, जिशान नाम का लड़का, इसकी शिनाख्त हुई। कारपेंटर का काम करता है। इसके छाती पे एक ही स्टार वुंड था। और आसपास जब हम लोगों ने सीसीटीवी चेक किए तो एक लड़का उसमें दिख रहा था। तो इसमें हमने 4 टीमों का गठन किया था। तो हमारे नारकोटिक्स की टीम है इंस्पेक्टर किरण पाल की, उनको सफलता मिली। उन्होंने तुरंत कार्रवाई करते हुए एक्यूज की शिनाख्त की और उसको दबोच लिया। तो ये दीपक एले शालू नाम का लड़का है। 2 पुराने केसेस भी हैं इसके ऊपर। अभी 10 दिन पहले ही जेल से छूट कर आया। तो उससे वो चाकू भी हमने बरामद कर लिया जिससे मर्डर हुआ था। जब इससे पूछताछ की गई तो उसने बताया कि बिल्कुल ही ज़रा सी बात पे, जो सड़क क्रॉस कर रहे थे, आपस में धक्का मुक्का हुआ इनका और मरने वाले ने शायद इसके एक आध थप्पड़ मार दिया, जिससे इनका झगड़ा बढ़ गया और फिर इसने चाकू से वार कर दिया था, फिर भाग गया था ये। तो वर्कआउट केस है, हमने इसकी अरेस्ट डाल ली। कितने सर चाकू लगे उसको? एक ही चाकू था छाती। उत्तर पूर्वी दिल्ली के भजनपुरा में एक किशोर की चाकू से ताबड़तोड़ हत्या कर दी गई। किशोर पर एक के बाद एक 17 बार चाकू से वार किए गए। खौफनाक वारदात सीसीटीवी में कैद हो गई। पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। मृतक का नाम सुमित बताया जा रहा है। सीसीटीवी 11 जुलाई का बताया जा रहा है। भजनपुरा के गामरी एक्सटेंशन में सुमित का शव मिला था। सुमित के चेहरे पर, गर्दन पर और पेट पर 17 बार हमला किया गया था। हमले के बाद आरोपी वहां से फरार हो गया। सुमित की मौके पर ही मौत हो गई। पुलिस ने इस मामले में आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। घटना का सीसीटीवी फुटेज अब सामने आया है। सीसीटीवी फुटेज में एक लड़का बैठा हुआ दिख रहा है और एक लड़का खड़ा हुआ दिखाई दे रहा है। खड़ा हुआ शख्स सुमित है। ऐसा लगता है कि बैठे हुए लड़के से सुमित की किसी बात पर कहासुनी हो रही है। इसी बीच सुमित टांग से बैठे हुए लड़के पर वार करता है।
इतने होने पर थोड़ी देर में एक टोपी पहने लड़का आता है और चाकू से ताबड़तोड़ सुमित पर अटैक करना शुरू कर देता है। सुमित को संभालने का मौका नहीं मिलता है और उस पर लगातार वार किए जाते हैं। इस हमले के दौरान स्कूटी पर वहां से कोई गुजरता भी दिखाई दे रहा है, लेकिन रुकने की कोशिश तक नहीं करता। इसके बाद सुमित घायल होकर नाली में गिर जाता है, वहीं उसकी मौत हो जाती है। आपको बता दें, उत्तर पूर्वी दिल्ली के जाफराबाद में भी पिछले दिनों इसी तरह सरेआम हत्या की गई थी। उत्तर प्रदेश के मुरादनगर गाजियाबाद में दिन दहाड़े हुई सनसनीखेज हत्या की वारदात को दिल्ली पुलिस ने सुलझा लिया है। इस मामले में दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच की एंटी एक्सटॉर्शन और किडनैपिंग सेल ने वारदात को अंजाम देने वाले वांटेड शूटर को दिल्ली के जगतपुरी इलाके से गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपी की पहचान विनीत मलिक के रूप में हुई है। क्राइम ब्रांच ने डीसीपी संजय कुमार सैन ने बताया कि आरोपी विनीत मलिक 12वीं क्लास तक ही पढ़ाई पूरी करने के बाद ऑर्डिनेंस फैक्ट्री मुरादनगर गाजियाबाद में काम करता था। उसने कबूल किया कि उसने लाखन सिंह नामक शख्स की हत्या कर दी थी, क्योंकि लाखन सिंह उसकी भतीजी को काफी समय से परेशान कर रहा था। इसलिए उसने 5 जून को अपने रिश्तेदार के साथ मिलकर यूपी के मेरठ में लखन सिंह की गोली मारकर हत्या कर दी। इस मर्डर मामले में मेरठ के कंकड़खेड़ा थाने में 8 जून को मामला दर्ज किया गया और यूपी पुलिस आरोपी की तलाश में जुट गई। मामले में दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच भी आरोपी की धरपकड़ के लिए जुटी हुई थी। जांच के दौरान पता चला था कि आरोपी दिल्ली में कहीं छिपा हुआ है। पुलिस की पकड़ से बचने के लिए वो लगातार अपनी लोकेशन बदल रहा था। इस दौरान पता चला कि आरोपी दिल्ली के जगतपुरी इलाके में रह रहा है। इसके बाद पुलिस ने ट्रैप लगाकर विनीत मलिक को जगतपुरी रेड लाइट के पास से दबोचा। केंद्र सरकार का इस सत्र का पहला बजट कल यानी मंगलवार को पेश हुआ है, जिसमें कुछ लोगों के लिए काफी सुविधाएं मिली हैं, वहीं कुछ मामलों में निराशा हाथ लगी है। लेकिन इस सबके बीच ज्वेलरी खरीदना कुछ आसान हुआ है। इसी को लेकर जब हमने ज्वेलर से बात की तो उन्होंने बताया कि सोने के दामों में थोड़ी कमी जरूर आई है। ज्वेलर ने आगे बताया कि वैसे तो इंटरनेशनल मार्केट में दाम कम नहीं हुए हैं, लेकिन इम्पोर्ट ड्यूटी पर जो कमी की गई है उसमें सोने के दाम जरूर कम हुए हैं। वहीं ग्राहक बताते हैं कि काफी समय के बाद सोने के दामों में थोड़ी सी कमी आई है। हालांकि इसके और सस्ते होने की उम्मीद थी, लेकिन जो भी कमी आई है उससे काफ़ी संतुष्टि है। देखिए, बजट में जो हमारी भारत सरकार ने 4% ड्यूटी घटाई है, जिसकी वजह से कल 4000 के करीब सोना गिरा है। तो मेरे को ये लगता है, देखो इसमें रेट कम हो जाए ज़्यादा हो जाए, ज्वेलर को जितना स्टॉक बिका उतना खरीदना होता है। लेकिन हाँ, ये गिरने से जैसे आगे आने वाले टाइम में नवंबर में दिसंबर में शादी का सीज़न है और अपने फेस्टिव सीज़न स्टार्ट हो रहा है, तो कस्टमर निकलेगा। जिसकी दिसंबर में शादी है वो अभी निकलेगा। तो मुझे लगता है कि सेल अच्छी निकलनी चाहिए। ड्यूटी चार्ज का क्या इफेक्ट पड़ता है गोल्ड के परचेज? देखिए, पहले ड्यूटी गवर्नमेंट ने लगा रखी थी 11% प्लस 4% जीएसटी, सब मिला के जो मेरे को लगता है 15% थी। तो जो दिखता था मार्केट में ट्रेंड, स्मगलिंग बहुत थी जो सुनने में आता था और वो सब। तो ये गवर्नमेंट का बहुत अच्छा कदम है कि ये ड्यूटी घटाई है, जिससे कि ये सब खत्म होगा। लोग मतलब जो भी लोग करते थे 2 नंबर के थे, जो सुनने में आता था वो नहीं होगा। तो ये अच्छी बात है। आज की तारीख में इंटरनेशनल मार्केट में $2350 पर ओंस, 1 ओंस 31 ग्राम 100 मिलीग्राम का होता है। हमारे उसकी कैलकुलेशन होती है करेंसी से, जो 83.5 है, वो आज भी 2385 है। लेकिन वो 4% ड्यूटी घटा दी, जिसकी वजह से सोना 4000 रुपये घट गया है। बिल्कुल, जैसे ही कल बजट आया, हमारे अपने कल ट्यूसडे था, हमारा ऑफ था, लेकिन मेरे पास इतने फ़ोन आए कि क्या रेट है। तो उन्होंने कहा हम कल आएंगे, ज्वेलरी लेनी है, बुकिंग करनी है। तो डेली रेट 1:30-2 बजे के बाद खुलता है। तो आज सुबह भी बहुत इंक्वायरीज़ हैं। तो उम्मीद यही है कि काम अच्छा निकलेगा। मैं जी कल बजट का सुनते ही मैं ज्वेलरी लेने आया हूँ। तो रेट में काफ़ी गिराव है, 4000 रुपये लगभग 10 ग्राम पे टूटा है रेट। तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा। मेरे को लेनी थी, मेरे घर में शादी है, तो मेरे को करीबन लेना था काफ़ी। तो मैं आज लेने निकला हूँ। मैं आज मेरे को तो लगता है फेस्टिवल अच्छा, मेरे यहाँ नवंबर में शादी है, तो मैं अभी से ले रहा हूँ, क्योंकि आगे का अगर रेट बढ़ जाए तो मैं कुछ कह नहीं सकता। लेकिन अब से इस टाइम कम है, मैं इस टाइम लूँगा सोना। महिलाओं को काफ़ी खुशी है मैम, और गोल्ड के रेट गिरते हैं तो सबको खुशी होती है। जैसे ज्वेलरी है कि गोल्ड की हम मतलब बना के रख सकते हैं, इसमें इन्वेस्टमेंट है, इन्वेस्टमेंट के लिए बहुत अच्छी चीज़ है गोल्ड। बाकी है कि अब आगे आगे शादियों का सीज़न है, तो उस हिसाब से भी काफ़ी बेनिफिट उठाएंगे लेडीज़। काफ़ी हद तक है कम, मतलब तो उस हिसाब से आगे बेनिफिट मिलना चाहिए।
दिल्ली में बारिश के बाद मौसम तो सुहाना हो गया, लेकिन सड़कों पर जलभराव से लोगों को काफी समस्या का सामना करना पड़ा। कुछ ऐसा ही जलभराव का नजारा पूर्वी दिल्ली के चाचा नेहरू अस्पताल के बाहर देखने को मिला, जहां बारिश से अस्पताल के बाहर रोड पर पानी भर गया, जिससे अस्पताल में आने वाले मरीजों और तीमारदारों को जलभराव की समस्या का सामना करना पड़ा। वहीं बारिश के कारण सड़कों पर जलभराव से जाम देखने को मिला, जिससे वाहनों की रफ्तार पर भी ब्रेक लगा। जलभराव की इसी समस्या को लेकर जब हमने वहां आने जाने वाले लोगों से बात की तो लोगों का कहना था कि अस्पताल के बाहर ही जब इस तरीके से पानी भरा रहेगा तो बीमारियां और बढ़ेंगी। ये छोटे बच्चों का अस्पताल है, यहाँ इस तरीके से गंदगी बच्चों के लिए खतरनाक साबित हो सकती है। इससे बच्चों को डेंगू जैसी बीमारियां हो सकती हैं। अब हॉस्पिटल से ही पानी बाहर निकल रहा है, ऐसे में बीमारियां और बढ़ेंगी। ये समझ में नहीं आ रहा ये आ कहाँ से रहा है, ये सीवर में आ रहा है कि कहाँ से आ रहा है। बीमारी तो बढ़नी ही बढ़नी है। हॉस्पिटल इलाज कराने आते हैं, ऐसे में डेंगू मलेरिया। हाँ, तो कोई इसको नगर निगम को इसको ध्यान देना चाहिए। सीवर ही बंद पड़े हैं सारे, इसी वजह से ये पानी निकल रहा है। नहीं तो बारिश इतनी थोड़ी हुई है जैसे गंगा जल की तरह बह रहा है। इतना तो हरिद्वार में पानी नहीं बहता जितना पानी यहाँ बह रहा है। ये सी बात है यार, जितना ये पानी यहाँ पे रहेगा, बैक्टीरिया, जर्म्स, मच्छर वच्छर दुनिया भर का होगा तो बीमारियाँ तो कॉमन सी बातें होंगी। साफ़ सफाई रखना चाहिए हॉस्पिटल के अकॉर्डिंग, तो आसपास का एरिया काफ़ी ज़्यादा नीट और क्लीन रहना चाहिए। वो तो रहेगा ही भाई, डेंगू फैलेगा और क्या फैलेगा। और इतने सारे पेशेंट आ रहे हैं, इन लोगों का कुछ यही नहीं है, टेक केयर ही नहीं है, क्यों पानी भर रहा है। तो प्रशासन को पता होगा ना, हॉस्पिटल वाले को। शादर जिला पुलिस ने सम्मान फाउंडेशन के साथ मिलकर कानूनी जागरूकता पुरस्कार 2024 का आयोजन विवेक विहार के विवेकानंद स्कूल में किया है। इस कार्यक्रम के माध्यम से लोगों को नए आपराधिक कानून के प्रति जागरूक किया गया है। कार्यक्रम में शादर जिला पुलिस के डीसीपी सुरेंद्र चौधरी, एडिशनल डीसीपी राजीव कुमार, एडिशनल डीसीपी विष्णु कुमार और एसीपी जगदीश प्रसाद एवं इंस्पेक्टर मनीष कुमार शामिल हुए। इसी मौके पर सुरेंद्र चौधरी ने 3 पुराने कानून की जगह केंद्र सरकार के नए कानून लागू किए हैं, जिसमें भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय सुरक्षा सहित शामिल हैं। अंग्रेजों के वक्त के कानून की जगह पर इसमें दंड के बजाय न्याय की आत्मा है। नए कानून में बच्चे और महिलाओं के साथ अपराध में सजा बढ़ाई गई है। साथ ही सुरेंद्र चौधरी ने बताया कि दिल्ली पुलिस नए कानून के प्रति लोगों को लगातार जागरूक कर रही है। RWA स्कूल कॉलेज जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन कर नए कानूनों के प्रति लोगों को जागरूक किया जा रहा है। आपको पता है कि हमारे जो 3 पुराने कानून थे उनकी जगह केंद्र सरकार ने नए कानून लागू किए हैं। भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम। ये जो कानून है ये पुराने जो अंग्रेज़ों के टाइम के कानून थे उनकी बजाय इसकी जो मूल आत्मा है वो है कि न्याय, दंड की बजाय न्याय की आत्मा है, और पीड़ित लोगों को किस प्रकार से उनका भला हो, प्रक्रियागत आसानी हो, और जो इस तरह के अपराध हैं जिनके लिए सज़ाएँ कम थी, स्नैचिंग की ये और महिलाओं के खिलाफ अपराध हैं, बच्चों के खिलाफ अपराध हैं, उन सब की सज़ाएँ बढ़ाई गई हैं। तो हम इस कड़ी में हमने पूरा दिल्ली पुलिस को भी प्रशिक्षित किया है। हमारा जो ज़िला है, ज़िले का जो सारा स्टाफ है उसको भी, ताकि वो अच्छे से कार्य कर सके नए कानूनों में। और हमने MWA RWA के साथ ही इसी प्रकार पब्लिक के साथ मीटिंग करी है, लगातार उनको अवेयर करने का कार्य हम कर रहे हैं। इसीलिए ये अवेयरनेस की प्रक्रिया है जो दिल्ली पुलिस लगातार कर रही है। और शाहदरा जिला ने इस प्रकार के पहले भी प्रोग्राम रखे हैं। आज हमने सम्मान फाउंडेशन के साथ मिलकर के एक प्रोग्राम फिर से रखा और इसको हम आगे भी लगातार चलाते रहेंगे। सावन महीने की शुरुआत के साथ पूर्वी दिल्ली के ज्वाला नगर में श्री सत्यनारायण मंदिर में कलश यात्रा का आयोजन किया गया, जिसमें भारी संख्या में श्रद्धालु मौजूद रहे। इसी कलश यात्रा को लेकर जब CCN संवाददाता सोनिया शर्मा ने मंदिर के संस्थापक यशपाल महाराज से बात की तो उन्होंने बताया आज से 11 दिवसीय शिव पुराण का आयोजन किया जा रहा है, जिसके लिए कलश यात्रा निकाली गई। उन्होंने बताया कि पहली बार इस मंदिर में सावन महीने में शिव महापुराण होने जा रहा है। वहीं उन्होंने बताया कि इस बार कथावाचक महाराज आदित्य रहेंगे। इस कलश यात्रा में जिला अध्यक्ष संजय गोयल भी मौजूद है, वहीं उनके साथ ही अतिथि और श्रद्धालु भी मौजूद रहे। श्रावण मास में देवराज इंद्र भी भगवान शिव का अभिषेक करते हैं। तो ये श्रावण के महीने में श्री सत्यनारायण मंदिर ज्वाला नगर शाहदरा में शिव महापुराण की कथा रखी गई है। ये 11 दिन का आयोजन है। आज प्रथम दिवस है। कलश यात्रा की तैयारी चल रही है। हमारे संजय गोयल जी भी इसमें आए हुए हैं, विकास शर्मा जी भी हैं और काफ़ी अतिथिगण इस कार्यक्रम में शामिल हुए हैं। माताएं बहनें, बहुत उत्साह है सभी में। छोटी छोटी बच्चियों को आप लोग देख रहे होंगे, इनके अंदर बहुत उत्साह है, क्योंकि ऐसे ऐसे यज्ञ बहुत कम होते हैं और जिस क्षेत्र में ये यज्ञ हो जाते हैं उस क्षेत्र का उद्धार हो जाता है, यानी स्वयं भगवान शिव उस क्षेत्र में आकर के निवास करने लग जाते हैं।
जी, आज शिव महापुराण का कथा का कार्यक्रम रखा गया है और शिव महापुराण कथा के प्रथम दिवस के लिए आज कलश यात्रा निकाली जा रही है और बड़ी धूमधाम से कलश यात्रा निकाली जा रही है। बड़ा आनंद आ रहा है, सभी लोगों में बड़ा उत्साह नज़र आ रहा है। सभी कलश लेकर के, सभी महिलाएं कलश लेकर के कलश यात्रा में चल रही हैं और बहुत ही आनंद आ रहा है यात्रा में। जी, गुरुदेव श्री यशपाल जी महाराज हर बार भागवत कथा करते हैं और लोगों में बड़ा उत्साह है, लेकिन इस बार श्री सत्यनारायण भगवान जी की कृपा से अपने यहाँ मंदिर में श्री शिव महापुराण कथा होने जा रही है और बड़ा ही आनंद आ रहा है। सभी लोगों में बहुत उत्साह दिख रहा है। आज के जीवन में इसकी क्या आवश्यकता है उसके विषय में पता हम सबको लगेगा, क्योंकि ये भारतीय संस्कृति जो हमें धरोहर के रूप में मिली है, विरासत के रूप में मिली है, उसको आगे बढ़ाने का कार्य जो आचार्य आदित्य शास्त्री जी और हमारे महाराज यशपाल जी शास्त्री जी के माध्यम से इस क्षेत्र में हो रहा है, तो ये हम सबके लिए बड़े सौभाग्य की बात है। धर्म के काम होते रहने चाहिए, इसी की वजह से सृष्टि चल रही है, तो हम लोगों को धर्म के प्रति, भागवत के प्रति, रामायण के प्रति आस्था रखना चाहिए। यही हमारे में शक्ति देती है, जिसके कारण हम अच्छे और काम करते हैं और परिवार में बच्चों को इन्हीं की शिक्षा की वजह से देश के प्रति उनके विचार मजबूत करते हैं। देखिए जी, बहुत हर्ष का विषय है और हमारे आचार्य श्री यशपाल शास्त्री जी के माध्यम से ज्वाला नगर में एक धर्म से जो लोगों को सीधा जोड़ा गया है, मैं इनका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। हर वर्ग के लोगों को इस कथा में आने का अवसर प्राप्त हुआ है और पहली बार शिव महापुराण जो हो रही है ज्वाला नगर के अंदर, हर व्यक्ति में एक अलग सी ही उमंग है। ये शिव महापुराण की कथा यहाँ हो रही है झीलमिल के वार्ड के अंदर यशपाल जी के द्वारा, और पूरे देश भर में इसका बहुत अच्छा माहौल रहता है। और जो मंदिर मतलब नहीं जाते, लेकिन वो जब ये सावन का महीना आता है ना, तो उस हर बच्चा या बड़ा या बुजुर्ग माता बहनें सब लोग मंदिर जाते हैं, जल अभिषेक करते हैं। और ये जो सावन मास चल रहा है, ये अपना एक भोले शंकर का जो अपने भगवान जी हैं भोले शंकर जी, उनका ये पूरा सावन मास है। उस हमारे पूज्य गुरुदेव श्री यशपाल जी महाराज के मुखारबिंद से, लेकिन पहली बार अब श्री सत्यनारायण मंदिर में शिव महापुराण होने जा रही है और हमें बहुत उत्साह है। हम शिव महापुराण में शिव की महिमा, शिव की कृपा और उनकी दया को जानेंगे। इसका विस्तार किसने किया, शिव पुराण का निर्माण किसने किया और ये किसने सुनी और कौन कौन इसको सुन करके मोक्ष को प्राप्त हो गया, हम ऐसी महिमा को जानेंगे। आज डीएवी वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय क्रमांक 1 गांधीनगर में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ दिल्ली प्रांत विद्यार्थी कार्य प्रमुख सतीश शर्मा, जिला रोहतास नगर के जिला कार्यवाहक गौरव जी, विधायक प्रतिनिधि समाज सेवी योगेंद्र शर्मा रियल ने पौधारोपण हेतु छात्रा को वन विभाग से मंगाकर पौधे दिए। विद्यालय ने 31 पौधे, कुछ विद्यार्थी ने अपने घर के पास वाले पार्क में अपनी निगरानी में पौधारोपण करने का निश्चय लिया। आज एक पेड़ मां के नाम की थीम पर विद्यार्थियों ने संकल्प किया कि हम न केवल पौधा लगाएंगे बल्कि साप्ताहिक स्तर पर उसकी देखरेख एवं उसको नियमित रूप से पानी देने का कार्य भी करेंगे। जो हमारी योजना बनी है एक पौधा मां के नाम, तो उस मां के नाम के पौधे के लिए अनेकों स्कूल के विद्यार्थी बंधुओं ने पौधे लगाए। आज का जो ये कार्यक्रम है, पर्यावरण की दृष्टि से ध्यान में रखते हुए बच्चों को उसका महत्व समझाते हुए, और बच्चों ने स्वयं स्वीकार किया है विभिन्न स्थान पर जाकर वो इस पौधे को लगाएंगे, उस पौधे के साथ एक सेल्फी लेंगे। वह सेल्फी पर्सनली जो हमारा ग्रुप है कक्षा का 12वीं के ग्रुप में डालेंगे। प्रत्येक सप्ताह प्रति सप्ताह वो दिन अपना तय कर लेंगे। उस दिन जब वो पौधे को पानी देंगे, पुनः उसकी सेल्फी लेंगे और पुनः उसको अपडेट करेंगे। ऐसा करके ये लगातार चलेगा ताकि उस पौधे को जीवन मिल सके। एमसीडी सादर साउथ जोन के अधिकारियों ने माना कि एमसीडी द्वारा जब्त की गई 328 गाड़ियों को बेचने के लिए नियमों का पालन नहीं किया गया। इससे एमसीडी को लाखों रुपए का रेवेन्यू लॉस हुआ। एमसीडी अधिकारियों और जांच अधिकारी सब इंस्पेक्टर ने मामले को अदालत में बताया कि इस मामले में 15 मई 2024 को लाइसेंसिंग इंस्पेक्टर मुकेश सुभाष की गंभीरता को देखते हुए पटपड़गंज पुलिस से एक्शन टोकन रिपोर्ट मांगी है। इस मामले में मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट छाया त्यागी की अदालत में सचिन मीणा द्वारा कंप्लेंट केस फाइल किया गया।
अदालत ने मामले की गंभीरता को देखते हुए पचपड़गंज पुलिस ने एक्शन के बारे में टेकन रिपोर्ट मांगी है। इसको जब हमारे संवाददाता ने बीजेपी के पूर्व मेयर श्याम सुंदर अग्रवाल से बात की तो उनका कहना था कि यह एक बहुत बड़ा घोटाला है। 2021 के बाद की गाड़ियों का पता नहीं है। अधिकारियों ने सत्ता में बैठी आम आदमी पार्टी की निगरानी में यह करोड़ का घोटाला किया है। उसे एमसीडी के रेवेन्यू पर भी काफी फर्क पड़ा है। एमसीडी द्वारा जब्त की गई 328 गाड़ियों की नीलामी में नियमों का अनदेखी की गई। इस पर ज़्यादा चर्चा करने के लिए हमारे साथ पूर्व मेयर श्याम सुंदर अग्रवाल मौजूद हैं। उनसे जानते हैं सर, क्या कुछ नियमों की अनदेखी की गई है और कितना इसमें गड़बड़ी हुई है? दिल्ली नगर निगम के शाहदा साउथ जोन में जो हम लोग सड़कों से गाड़ियाँ उठाते हैं, जो गलत जगह खड़ी हो जाती हैं, रोड को जाम करती हैं या काफ़ी समय से खड़ी हुई हैं, ऐसी गाड़ी को हम ले जाके अपने निगम के गोदामों में, चाहे वो झिलमिल में है, त्रिलोकपुर में है, शास्त्री पार्क में, अपने गोदामों में लेके जाते हैं। एक लिस्ट बनाई गई थी 20 दिसंबर 2021 को, जो तत्कालीन हमारी उपायुक्त थी, डीसी महोदया थी निधि मलिक ने, जिसके अंदर 609 गाड़ियाँ टोटल चिन्हित की गई थी। उन गाड़ियों के नंबर, कौन सा मेक है, सब डिटेल उसमें दी गई थी। अभी अचानक मार्च के अंदर कुछ शिकायतें आई, मार्च के फर्स्ट वीक में, कि गाड़ियों को अवैध ढंग से निकाला जा रहा है। जब शिकायत हुई तो हमने भी संज्ञान लिया, लेकिन कोई वीडियो उपलब्ध नहीं हो पाई। जब हमने जानकारी मांगी तो गोलमोल जवाब दिया गया, कोई उनका जवाब नहीं था। जो उनको लगा कि हमारी पोल खुल गई है, उनको लगा कि जो हमने गाड़ियां गायब की उनकी पोल खुल गई है, तो उन्होंने आनन फानन में 281 गाड़ियां दिखा दी कि 281 गाड़ियां हमने बेची हैं। 328 गाड़ियों का पता नहीं है। जो 281 गाड़ियां बेची गई, उसको गाड़ी का नियम है कि आप इसको ऑक्शन में डालेंगे। हमारे निगम का पोर्टल है, पोर्टल के अंदर नीलामी के लिए जाती है। जो पोर्टल के अंदर रजिस्टर्ड कबाड़ी हैं वो उसकी बोली लगाते हैं। जो सबसे ज़्यादा बोली लगाता है उसको गाड़ियाँ दी जाती है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ, अवैध ढंग से गाड़ी दी गई और बाद में अपने को बचाने के लिए, जो कि बचने वाले नहीं है, 281 गाड़ियों के लिए 2,30,000 रुपये उन्होंने एक कबाड़ी से 60 गाड़ करके ले लिए। बड़ी हैरानी की बात है कि आज से जब 3-4 साल पहले गाड़ियों की नीलामी हुई थी, मात्र 47 गाड़ियों की नीलामी हुई थी और उस नीलामी से 21,80,000 रुपये में प्राप्त हुए थे, यानी कि 45,000 रुपये पर गाड़ी लगभग। और अभी जो प्राप्त हुए हैं, जो इन्होंने अवैध ढंग से बेची हैं, जो कि नियम कुछ कहता ही नहीं है, बिना नियम के अनदेखी की गई है, वो केवल 818 रुपये प्रति गाड़ी। सर, इससे रेवेन्यू पर एमसीडी के कितना फ़र्क पड़ेगा? खासकर जो बजट होता है एमसीडी के लिए काम किया जाता है, इतना बड़े मोटे मार्जिन पर अगर गाड़ी की नीलामी होती है और पिछली बार के मुकाबले इस बार सिर्फ 800 कुछ रुपए आपने बताया उसमें नीलामी हो रही है, कितना रेवेन्यू पर फ़र्क पड़ रहा है? सर देखिए, मैंने जैसा आपको बताया टोटल 609 गाड़ियाँ थी और ये लिस्ट 2021 दिसंबर 2021 तक की है। उसके बाद भी गाड़ियाँ उठी हैं, उसको लगभग 2.5 साल बीत चुका है। उसके बाद जो गाड़ियाँ हैं उसका अभी तक पता ही नहीं है, उसकी डिटेल ही कोई नहीं है। मैं समझता हूँ ये गाड़ियाँ लगभग 800-900 गाड़ियाँ हैं। यदि आप इसको कैलकुलेशन 45,000 45,000 40,000 से भी करें तो करोड़ों रुपए का गबन है। ये थे हमारे साथ पूर्व मेयर श्याम सुंदर अग्रवाल, जिन्होंने साफ तौर पर बताया कि 2021 के बाद से गाड़ियाँ जो आई हैं उनका भी अभी तक कुछ पता नहीं है और उससे पहले जो गाड़ियाँ नीलाम की गई हैं उसमें भी लगभग करोड़ों रुपए का घोटाला किया गया है। कैमरामैन महेंद्र के साथ अहरार चौधरी, CCN। पिछले शनिवार को दिल्ली की वित्त मंत्री आतिशी ने केंद्र सरकार से दिल्ली नगर निगम के लिए 10,000 करोड़ रुपए के बजट आवंटन की मांग की थी। साथ ही आरोप लगाया था कि नगर निकाय को बजट में उसका हिस्सा नहीं मिलता है। इसको लेकर हमने बीजेपी नेताओं से बात की तो उनका कहना था कि संविधान के अनुसार किसी भी केंद्र शासित राज्य के लिए निगम का बजट वहाँ ही की राज्य सरकार ही देती है कि ना कि केंद्र सरकार। ऐसे में अगर किसी को संविधान की समझ है तो उसे इस तरह की मांग करनी ही नहीं चाहिए। आम आदमी पार्टी के नेता सिर्फ राजनीति के लिए इस तरह की मांग कर रहे हैं और जनता को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। बाबा भीमराव अम्बेडकर जी के संविधान के हिसाब से वो दिल्ली की जो सरकार है उसे देनी है। संविधान में बहुत ठीक ढंग से लिखा हुआ है कि जो भारत के अंदर जितने भी केंद्र शासित प्रदेश हैं
उनकी राज्य सरकारों को उनके अंतर्गत आने वाले नगर निगमों को वित्तीय सहायता देनी है। और पिछले 8 साल से जब आम आदमी पार्टी की सरकार भारतीय जनता पार्टी शासित निगमों को बोलती थी कि आप केंद्र सरकार से पैसा लेकर आओ, तो तब सभी संविधान विशेषज्ञ बोलते थे ऐसा नहीं हो सकता है, दिल्ली सरकार को पैसा देना है। तो आम आदमी पार्टी के झूठे नेताओं को पता है कि अब दिल्ली सरकार में और निगम में आम आदमी पार्टी की सरकार है, और निगम को अगर कोई भी पैसा देना है तो दिल्ली की सरकार ने देना है। लेकिन उसके बावजूद दिल्ली की जनता को बरगलाने के लिए और निगमों की गिरती वित्तीय स्थिति से ध्यान भटकाने के लिए यह केंद्र सरकार के ऊपर दोषारोपण कर रहे हैं। पिछले 8 साल से इन्हें पता है कि निगमों को सिर्फ और सिर्फ दिल्ली सरकार पैसा दे सकती है, लेकिन फिर भी आतिशी एक कटोरा लेकर केंद्र सरकार के आगे हाथ फैला रही है। दिल्ली एमसीडी की जो आर्थिक दुर्दशा है, जिसके कारण ना वो कर्मचारियों को समय पे वेतन दे पाती है, ना जनता के लिए कोई विकास कार्य कर पाती है, ना स्वच्छता का ध्यान कर पाती है, इसका सबसे बड़ा कारण है आम आदमी पार्टी केजरीवाल सरकार। जब से ये सरकार दिल्ली को संभाल रही है तब से एमसीडी में इन्होंने अपना आर्थिक सहयोग देना बंद किया है, जबकि दिल्ली की जितनी भी रेवेन्यू है, दिल्ली की जितने भी टैक्सों से आमदनी है, उसका 12.5% देने के लिए ये बातें हैं, लेकिन ये नहीं दिया करते। अब ज़्यादा शर्मिंदगी की बात तो तब है जब दिल्ली एमसीडी में मेयर भी आम आदमी पार्टी की है, तब भी एमसीडी को सहयोग ना देकर केंद्र के ऊपर दोषारोपण करते रहते हैं, जबकि केंद्र दिल्ली राज्य का हिस्सा देने के अलावा करों में जितना भी इनका ड्यू बनता है वो देने के अलावा दिल्ली पुलिस, दिल्ली एयरपोर्ट, ऑल इंडिया मेडिकल हॉस्पिटल, दिल्ली की बड़े मुख्य मार्ग, इन सब की मेंटेनेंस करने के अलावा दिल्ली यूनिवर्सिटी के सारे खर्चे भी केंद्र सरकार उठाती है। दिल्ली पुलिस का सारा लैंड ऑर्डर का पूरा खर्चा केंद्र सरकार उठाती है। कम से कम 1 लाख करोड़ रुपए के अनुदान अप्रत्यक्ष रूप से दिल्ली को मिलते हैं, लेकिन फिर भी ठीकरा केंद्र के ऊपर फोड़ना ये आम आदमी पार्टी का स्वभाव है। आज के लिए पूर्वी दिल्ली खास में इतना ही। देखते रहिए CCN लाइव।